नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। नोटबंदी के बाद से देश में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो हुआ डिजिटल बैंकिंग का। लेकिन उसके बावजूद एटीएम और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में ज़्यादा कमी नहीं आई है, भले ही डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं। लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि एटीएम की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। बैंक के ग्राहकों की सबसे ज़्यादा शिकायतें डिजिटल पेमेंट्स को लेकर भी हुई हैं। करीब 42.12% शिकायतें डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हुई। वहीं 14.65% एटीएम डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतें थी, जबकि 13.64% मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें थी। ये आरबीआई की रिपोर्ट का नया खुलासा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक के ओम्बड्समैन स्कीम या कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल को 2021-22 के दौरान 4,18,184 शिकायतें मिली। ये पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9.3% अधिक है, जिनमें से 3,04,496 शिकायतों का समाधान किया गया। वहीं इन तमाम शिकायतों के बावजूद थोड़ी सी राहत देने वाली बात यह है कि इन सभी शिकायतों में लगभग 90% शिकायत डिजिटल तरीकों से मिली है। इनमें से 66.11% शिकायतों का निपटारा आपसी समझौते सुलह से कराया गया। बैंकिंग ओम्बड्समैन ने 2020-21 में जहां 96.59% शिकायतों का निपटारा किया था, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 97.97% हो गया। सबसे ज़्यादा शिकायतें एसबीआई बैंक के खिलाफ मिली हैं। सरकारी और प्राइवेट बैंक में शिकायतों की रिपोर्ट क्या रही, इसको समझते हैं पहले, और ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट है ओम्बड्समैन की कंप्लेंट्स के लिए कि साल भर का क्या लेखा जोखा रहा। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं वो ये है कि जो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, और इसका अगर हम रेशियो की बात करें तो करीब 42% कंप्लेंट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिली हैं। इसके अलावा अगर हम बैंकों की बात करें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है यहाँ पर, जहाँ पर 35,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली हैं, और जिसमें से 22,506 कंप्लेंट्स या तो मीडिएशन या फिर कंसिलिएशन से रिजॉल्व कर दी गई। अगर दूसरी हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में 7,754 कंप्लेंट्स मिली, जिसमें से 5,412 कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर दिया गया या फिर कंसिलिएशन से उनमें बीच बिचाव करके जो कस्टमर से बातचीत करके उनको रिजॉल्व किया। अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि एक्सिस बैंक में करीब 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स दायर की गई, और अगर हम दूसरा जो प्राइवेट लेंडर है वो जहां पर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स मिली वो बंधन बैंक है, और वहां पर सिर्फ 419 कंप्लेंट्स थी। तो ओवरऑल जो ये गैप है वो काफी बड़ा दिखाई देता है। लेकिन एक्सिस बैंक की 10,000 कंप्लेंट्स में से 6,222 जो हैं वो कंसिलेशन से रिजॉल्व कर दी गई, और इसी तरीके से बंधन बैंक में भी 245 कंप्लेंट्स का निपटारा किया गया। साथ ही साथ अगर हम एनबीएफसी ओम्बड्समैन ऑफिसेज की बात करें तो यहां पर भी साल भर में करीब 20,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, और जो सबसे ज्यादा शिकायत की गई वो थी फेयर प्रैक्टिसेस कोड जो कि एनबीएफसी को अपनाना होता है, वहां पर 60% से ज्यादा शिकायत इसी की थी। चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ने शुरू हो गए हैं। श्रीराम खन्ना कंज्यूमर वॉइस मैगजीन से जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश में। शुरुआत इसी से ही करना चाहेंगे, जो आरबीआई की जो ये रिपोर्ट है इसके क्या पैमाने माने जाए? शिकायतें बढ़ी हैं, समाधान भी बढ़े हैं, तो इसमें पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाए या नेगेटिव नज़रिए से? देखिए, इसको पॉजिटिव नजरिए से देखने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ वर्षों पहले अपने अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे एक नई डिपार्टमेंट खोली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखती है, और इस डिपार्टमेंट में ये जो मामला है कंज्यूमर कंप्लेंट्स का, रिड्रेसल का, ओम्बड्समैन का, ये वहां पर सॉल्व होता है, और जो जो गाइडलाइंस आरबीआई बैंक्स को देता है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस पर वो नजर भी रखता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमारा जो सेंट्रल बैंकर है देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसपे देश के बैंकिंग सेक्टर का सारा दायित्व है, वह उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी हितों की रक्षा के लिए सजग है, ये दर्शाता है। और आप देखिए
जो ये कंप्लेंट आप बता रहे हैं, ये 4 लाख के करीब कंप्लेंट है और करोड़ों ट्रांजैक्शंस हैं, सैकड़ों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक्स में होती हैं, डिजिटल, नॉन डिजिटल, फिजिकल, एनबीएफसीज की, ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो इतना बड़ा बैंकिंग सेक्टर में केवल 4 लाख कंप्लेंट्स हैं। और यदि आप देश के कंज्यूमर कोर्ट्स में देखेंगे तो ये कंप्लेंट्स जो बैंकिंग सेक्टर की हैं वो ना के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक का जो लोकपाल सिस्टम है या ओम्बुड्समैन सिस्टम है वो इतना बढ़िया काम करता है कि कोई भी शिकायत आप करोगे तो उसका वो समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं उन सभी इन बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कार्यरत अफसरों को, उनके स्टाफ को सलाम करना चाहता हूं उपभोक्ताओं की तरफ से कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें लगे रहिए और उपभोक्ता की सेवा करिए, ताकि कोई बैंक ना चाहते हुए भी उपभोक्ता के अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है तो आप उस पर एक्शन लीजिए और आप उस पर कार्रवाई कीजिए, उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कीजिए। ये मेरा मोटे रूप से पॉजिटिव नोट पे ये कहना है, तो मैं इसको स्वागत करता हूँ जी। श्री राम सर, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं, रमेश सिंह फॉर्मर ईडी देना बैंक और निखिलेश तिवारी फाउंडर स्पे इंडिया। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में। हम चर्चा को इसी पे बात कर रहे थे कि ये जो आरबीआई की रिपोर्ट है इसको हम किस नज़र से देखा जाए, पॉजिटिव देखें या नेगेटिव देखें। श्री राम खन्ना सर का कहना है कि ये एक तरह से पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए क्योंकि शिकायतें तो हुई हैं लेकिन समाधान भी हुई हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे रमेश सर आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या जो इतनी 4 लाख के करीब ओम्बुड्समैन में शिकायतें गई हैं, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जो बैंकों में जो शिकायतों के निपटारे का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जो इस तरह से शिकायतें यहाँ जा रही हैं? देखिए, इस बात का जैसे अभी आपने बताया कि लोकपाल आने के बाद से काफी सुधार हुआ है। बैंकों के ऊपर काफी दबाव बनता है कि वे कस्टमर की शिकायतों का सही तरह से समाधान करें और बैंक वाले इस कोशिश में हमेशा लगे रहते। कोई इस प्रकार का कहना कि हम बैंक वाले आपकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, इसमें अब काफी कोई बैंक इसमें अपने आप को मैं कहूँ कि इग्नोरेंट हो, उसके बारे में चुपचाप बैठे रहे, ऐसा हो ही सकता है। क्योंकि आजकल का ग्राहक एकदम जागरूक हो चुका है। वो अपने एटीएम के विड्रॉल में भी छोटी सी शिकायत हो तो उसके लिए भी उसके पास रास्ते बचे हुए हैं, उसके पास तुरंत शिकायत करने के बारे में उसके पास स्पेस अवेलेबल है, चाहे वो अपने उसी मोबाइल चेक करे चाहे इंटरनेट चेक करे। हर जगह ये शिकायत कस्टमर के लिए जागरूकता को फैलाने का बैंकों ने ही किया हुआ है। ये कोई अपने आप हुआ नहीं, बैंकों ने काफी इसमें मेहनत की है। और अब देखो कि जिस हिसाब से यूपीआई में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, शायद बिलियंस में ट्रांजेक्शन्स, करोड़ों में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और ऐसी शिकायतें भी आते रहेंगी। अगर बैंक वाले इसको न बताए तो मैं इसमें शक जाहिर करूंगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोगों की शिकायतें न हो, लोगों को तकलीफ नहीं हो रही हो, लोगों के ट्रांजेक्शन में कुछ गलतियां नहीं हो रही हो। तो ये उजागर हुआ, इसके लिए काफी अच्छी बात है कि समाधान भी हो रहा है, शिकायतें भी आ रही है। जब तक शिकायतें नहीं मिलेगी तब तक हम ये कैसे जान पाएंगे कि हम बैंकों को किस दिशा में और कहाँ पे इसको सुधार में लाना है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंकिंग लोकपाल के लिए जो आज रिपोर्ट आई है वो काफी आई ओपनर है हम सबके लिए, हम बैंकर्स के लिए। हम उस दिशा में काम करेंगे। एक राष्ट्र एक लोकपाल या सिद्धांत का जो पालन है उसको हम भी करेंगे। हम बैंक वाले कोई अलग स्पेस में नहीं, हम ग्राहकों के लिए ही बने और ग्राहकों के लिए ही उनकी शिकायतों को निपटाने के लिए उनको अच्छी सुविधा मिल सके, उसके लिए हम लगातार काम करते रहे हैं। निखिलेश सर, जिस तरह से ये चीज़ को सभी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि अच्छा ये जो नतीजे हैं, जो रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं पॉजिटिव दर्शाता है और बैंकों के क्षेत्र में, लेकिन एक डिजिटल जो पेमेंट है उसको लेके सिर्फ सवाल अहम इसलिए खड़ा होता है कि लगभग आधी जो शिकायतें थी डिजिटल पेमेंट को लेके थी। क्या इसमें जो डिजिटल फ्रॉड को छोड़ दिया जाए या थोड़े बहुत और मामले छोड़ दिए जाएं, क्या इसमें ये भी माना जा सकता है कि डिजिटल होना एक तरह से जो नई पीढ़ी है वो तो डिजिटल हो गई, लेकिन जैसे बैंकिंग सिस्टम है वो डिजिटल हुआ लेकिन नीचे के कर्मचारी तक उतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए, जिस कारण वो कहीं ना कहीं हो सकता है शायद शिकायतों को निपटारे में थोड़ा सा
समझ ना आता हो या उनमें कम्युनिकेशन गैप रह सकता है या कोई और चीज़ें, क्या ये वजह मानी जा सकती है कि इस कारण से बैंक इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मुझे अवसर देने के लिए। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़ा बहुत जब हम लोग किसी भी न्यू प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और किसी न्यू एज क्रांति को लाना चाहते हैं, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपने अभी बोली हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीचे हमारे बैंकिंग लेवल के जो इकोसिस्टम में हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो टेलर लोग हैं, जो बैठे हुए हैं फ्रंट एंड पर, उनको इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं दी गई है अभी, वो उतने प्रॉपर स्किलफुल्ड नहीं है। दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो केवल 4 लाख कुछ हजार का डाटा है जो बैंकिंग ओम्बड्समैन तक पहुंचा। बैंकिंग ओम्बड्समैन आरबीआई ने 1995 में फॉर्म करा था, तो आज 27 इयर्स बाद ये इस संख्या पे पहुंचा है। बट क्या इससे पहले बैंकिंग फ्रॉड नहीं हुए? क्या इससे पहले बैंकिंग फ्रॉड कम होते थे? आज ये 4 लाख का नंबर हमें बड़ा लग रहा है क्या? अभी तो ऐसे कितने फ्रॉड हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, कितने ऐसे लोग हैं जिनको बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। सो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, अवेयरनेस और ज्यादा हमें करनी चाहिए। और थोड़ा आरबीआई ने अभी जितनी, अगर आप देखेंगे 2017-18 के अराउंड से, जो टीवी एड के माध्यम से, जो पेपर एडिंग के माध्यम से, और जो जितना उन्होंने बीच बीच में रेडियो वगैरह, एफएम वगैरह से जितना दिया है उन्होंने कि अपना ओटीपी, अपना पिन, अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें, अपनी जानकारी आप तक ही गोपनीय रखें, तो इससे थोड़ा सा एक बार अवेयरनेस बढ़ी थी लोगों की। और फिर उन्होंने ओम्बड्समैन का बताया कि अगर आपके डिस्प्यूट्स आ रहे हैं और आपको बैंक से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी आकर कंप्लेन कर सकते हैं और आपको आरबीआई सपोर्ट करेगा टू क्लोज करने में। तो अच्छी बात यह है कि 97% का क्लोजर रिपोर्ट है, मतलब 97% कंप्लेन आउट ऑफ दिस 4 lakh समथिंग नंबर इज क्लोज्ड इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर अगेन। सो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर देम। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस की कमी जरूर है, बट एक बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल पे अगर आगे हम लोग और अवेयर करेंगे तो भारत में ये फ्रॉड और फ्रॉड से होने वाले प्रॉब्लम्स ये काफी हद तक कम हो जाएंगे। श्री राम सर, जिस तरह से अभी सर बता रहे थे कि अवेयरनेस की भी हो सकता है कहीं ना कहीं कमी हो, वाकई में एक बड़ा मामला, इसलिए इसको गंभीरता से लिया जा सकता है क्योंकि जो शहरों में है, मेट्रो सिटीज़ में है, वो उसमें लगभग 53% लोगों ने शिकायत की है ओम्बड्समैन में, और केवल 10% लोग जो ग्रामीण इलाकों से आए हैं। तो ये एक बड़ा गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है गाँव और शहरों को लेके। देखिए, ये बात आपकी सही है। पिछले कुछ साल में फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण गरीब तबके के बहुत बड़ी तादाद में लोग, उनके जनधन वाले अकाउंट खुले हैं और बैंकिंग सेक्टर में उनका बड़े पैमाने पर इंक्लूजन हुआ है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। और समय रहते जैसे जैसे गरीब इनकम क्लासेस वाले लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो बैंकिंग सेक्टर में उनका जो झुकाव है, उनका डिपेंडेंस है, उनकी ट्रांजैक्शन है, वो भी बढ़ेगी। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो अवेयरनेस बिल्डिंग होती है। मेरे साथ क्या हुआ, इसको 20 लोग देखते हैं, उनको जानकारी मिलती है। दूसरे के साथ क्या हुआ, मुझे जब पता लगता है तो मुझे उसकी जानकारी मिलती है। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है फाइनेंशियल अवेयरनेस ग्रो करने का, जो कंज्यूमर जो हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो अपने अधिकारों को आस्ते आस्ते पहचानना शुरू कर रहे हैं और उनको पता है ये गड़बड़ हुई तो मुझे किसके पास जाना है, ईमेल लिखनी है तो किसको लिखनी है, अगर मुझे व्हाट्सएप करना है तो किसको करना है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, जो आप बता रहे हो, ये 4-1 लाख कंप्लेंट जो बैंकिंग लोकपाल के पास गई हैं, ये तो फिल्टर होके गई हैं। हर आदमी नहीं जा सकता है बैंकिंग लोकपाल के पास। आपका मन करे कि आज मेरे साथ कुछ हुआ और मैं शिकायत कर दूं, आपकी शिकायत गिनी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रूल है। वो रूल ये है कि पहले आपको आपकी कंसर्न बैंक की ब्रांच में शिकायत करनी पड़ेगी जहां आपको प्रॉब्लम आई है, और हर बैंक ने अपने नोडल ऑफिसर निर्धारित किए हैं। ये शिकायत उन नोडल ऑफिसर के पास जाएगी। हो सकता है वो रीजनल लेवल पे हो सकता है वो प्रदेश लेवल पे हो सकता है वो डिवीजन लेवल पे हो सकता है वो स्टेट लेवल पे हो। आप अपने बैंक का जो नोडल ऑफिसर है उसके पास पहले जाएंगे और उसको मौका मिलता है 1 महीने का कि यदि उसने आपकी सुनवाई करके प्रॉब्लम खत्म कर दी तो मामला खत्म हो गया। और यदि उसके एक्शन लेने के बावजूद आप अनसेटिस्फाइड हैं
तो तभी आप ombudsman के पास जा सकते हैं, और ombudsman पहले देखता है कि आप बैंक के पास गए हो, बैंक ने क्या किया है और बैंक का क्या फैसला है, और उसके बाद वो एडमिट करता है। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 8-10 गुना जो कंप्लेंट्स हैं इससे, वो बैंक के नोडल ऑफिसर ने पहले ही निपटा दी। और इसीलिए आप देखते हो कि आज की कंज्यूमर कोर्ट्स में जो बैंकों के खिलाफ मामले हैं वो गिने चुने हैं। आप इसके मुकाबले यदि देखिए कंज्यूमर कोर्ट्स में, तो इंश्योरेंस सेक्टर का बुरा हाल है। हालांकि इंश्योरेंस में भी बैंकिंग की तरह ऑम्बुड्समैन है, परंतु मुझे लगता नहीं कि इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की तरह काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को, IRDAI को और उनकी जनरल काउंसिल जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, उसको बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि मेरी नजर में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन बहुत एफिशिएंट है और बहुत इफेक्टिव है। हालांकि उनके पास केवल 4 लाख कंप्लेंट्स आई हैं, परंतु इसके मुकाबले यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखो तो बैंकिंग और ऑम्बुड्समैन के मुकाबले जितनी कंप्लेंट्स कंज्यूमर कोर्ट में हैं बैंकों के खिलाफ, उससे 100 गुना ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर की कंप्लेंट्स कंज्यूमर कोर्ट्स में हैं। तो ये कंज्यूमर कोर्ट्स में क्यों पहुंच रही हैं? इसलिए पहुंच रही हैं कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के मुकाबले इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन फेल हो गया है। तभी ये कंप्लेंट्स का निपटारा नहीं कर पा रहा है, तभी कंज्यूमर्स को मजबूरी में कंज्यूमर कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जो नोडल अथॉरिटी है इंश्योरेंस के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को एक स्टडी करनी चाहिए कि क्यों बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन से बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या क्या कार्यविधि है उसकी, और कैसे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की कार्यविधि को इंप्रूव किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं कि गुजरात स्टेट में 90% केस अहमदाबाद शहर में या आसपास के शहरों में जो कंज्यूमर्स ने किए हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ है। अब बैंकिंग में आप देखोगे तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन ज्यादातर केसों का निपटारा कर देता है और वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप दूसरे प्रदेशों में देखोगे तो भी आप पाओगे कि बैंकिंग के मुकाबले इंश्योरेंस के केस कंज्यूमर कोर्ट्स में ज्यादा है। कंज्यूमर्स को ज्यादा नुकसान है, उनको ज्यादा डेट्रीमेंट है और उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से कंपैरिजन के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं। बिल्कुल है जी, मैं रमेश सर, जिस तरह से श्रीराम सर बता रहे हैं कि बैंकिंग जो ऑम्बुड्समैन है और बैंकिंग जो सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है और वहाँ आसानी से शिकायतों का समाधान हो जाता है बजाय इंश्योरेंस सेक्टर के। एक चीज़ और ये आपसे समझना चाहूँगा कि जब बैंकों में शिकायतें जाती हैं तो उसका प्रोसेस शिकायतों का निपटाने का किस तरह से होता है? क्योंकि अगर किसी मेरे बैंक कर्मचारी से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जो छोटे लेवल के जो कर्मचारी रहते हैं जिन पे शिकायतों का सबसे पहले आती है, उनको इतने अधिकार नहीं है कि वो अपने लेवल पे वो शिकायतें निपटा सकें, और ऐसे करते करते लगभग जो 15 से 20 दिन तो उनके जो 2-3 लेवल 4 लेवल होते हैं शिकायतों को निपटाने के 15-20 दिन लग जाते हैं। तो क्या यहाँ पे शिकायतों का सुधार, मतलब समाधान के सुधार में कुछ कदम उठाने की जरूरत है और निचले कर्मचारियों को कुछ और ताकत देने की जरूरत है? ये आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? रमेश सर, ये सर मेरा आपसे सवाल था। जी जी, देखिए जैसे अभी श्रीराम जी बता रहे थे कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफी कम शिकायतें हैं। अब ठीक है, इसलिए मेरे बताना चाहूंगा कि शिकायतों के बारे में हम टॉप मैनेजमेंट के लोग काफी एक सक्रिय हुआ करते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिकायतों के बारे में जब हमारी इंस्पेक्शन हुआ करती है, एनुअल इंस्पेक्शन होती है आरबीआई सेक्शन आरबीआई 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में, आरबीआई एक्ट 1935 केस में, तो हम लोगों का ये देखा जाता है हम बैंकों का, और उसमें हम टॉप लेवल पे एमडी लेवल तक के लिए भी उसमें असेसमेंट हुआ करते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर इसके बारे में काफी जागृत है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जब भी ऐसी कोई शिकायतें होती है तो हमारी मंथली शिकायत कस्टमर कमेटी मीटिंग हुआ करती है, ग्राहकों के साथ में समिति मीटिंग हुआ करती है। उसमें इस चीजों को ध्यान रखा जाता है कि ब्रांच लेवल के ऊपर भी मीटिंग हो, कस्टमर के साथ में उसको समझा जाए, उनकी शिकायतों को समझा जाए, उनको नई नई बातों की जानकारी दी जाए। ये हर महीने ये मीटिंग लेवल पे सोचते थे कि ग्रास रूट लेवल से ही अगर इसके बारे में जानकारी मिल गई है, जानकारी लोग जानकारी ले रहे, जागृत हो रहे, शाखा प्रबंधक हो, स्टाफ हो, सभी अगर इस बारे में जागृत है, यही शायद कारण है कि हम हमारे ब्रांच लेवल के ऊपर ही कस्टमर की शिकायतों को
शिकायतों का निराकरण भी कर बिल्कुल, लेते हैं, बिल्कुल। ताकि जो हाँ जिस कस्टमर को उसकी शिकायतों का सही समाधान नहीं मिल पाता है, उसे अल्टीमेटली ऑम्बड्समैन में अपने शिकायतों को ले जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं ये जरूर अ, कहूंगा कि काफी कुछ हो चुका है, लेकिन और भी कुछ करना बाकी है हम बैंकिंग सेक्टर में भी। बिल्कुल। निखिलेश सर, आपके पास इस सवाल को लेके आऊँगा एनबीएफसी को लेके, जिनके 60% जो शिकायतें थी वो फेयर ट्रेड को लेके थी। अब फेयर ट्रेड को लेके जो शिकायतें आना वो काफ़ी एक अपने आप में गंभीर मामला है। क्या इनकी नीयत पे शक किया जा सकता है इस रिपोर्ट के आधार पे? बिल्कुल। फेयर ट्रेड का एक बहुत बड़ा मामला एनबीएफसी के लेवल पर आरबीआई को भी मिला है, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में आरबीआई ने बहुत ज्यादा सख्ती करी है न्यू एनबीएफसी अप्रूव करने में, और एनबीएफसी के लिए कई सारी उन्होंने चेंजेस करे हैं टर्म्स एंड कंडीशन में भी। सो ये फेयर ट्रेड का मामला आने के बाद उनकी नीयत पे शक तो बिल्कुल ही बनता है। बट मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, जो भी इस तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, कि आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ इस तरीके की नीयत की जो है, आप उनके साथ नीयत गलत ना करें, तभी आप एक सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ सकते हैं, और कंपनी की भी ग्रोथ हो सकती है, बैंक की भी ग्रोथ हो सकती है, और एनबीएफसी की भी ग्रोथ हो सकती है। तो नियत में शक तो उनकी था, तभी आरबीआई ने भी स्ट्रिक्टनेस ली है, और आई होप कि अगले 1-1.5 साल के अंदर ये दोबारा नहीं होगा, जैसा आरबीआई ने अभी एक्शंस लिए हैं। हम सर सॉल्यूशन पे बात करना चाहूँगा। सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक का जो मैंने डेटा देखा, सॉल्यूशन सरकारी बैंकों ने ज़्यादा दिए हैं बजाय प्राइवेट बैंकों के। क्या ये इशारा करता है, ये रिपोर्ट का जो ये पॉइंट है, ये क्या इशारा करता है? देखिए, इस रिपोर्ट का जितना मैं बैंकिंग सेक्टर को जानता हूँ, मेरे हिसाब से इस रिपोर्ट में सरकारी बैंकों का समाधान इसलिए ज्यादा है क्योंकि जैसे सर ने बताया अभी कि सरकारी बैंकों में एमडी लेवल तक का प्रावधान है, और जब सरकारी बैंकों में कंप्लेन रेज होती है तो वहां पर जो एक लीगल फॉर्मेट उनका तैयार है कंप्लेन क्लोज करने का, वो इतना स्ट्रांगली फॉलो करते हैं जितना प्राइवेट बैंक्स में नहीं होता। तो प्राइवेट बैंक के जो एक नेग्लिजेंस हो जाती है कंप्लेंट्स को लेकर के, कि इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, और वो नेग्लेक्ट कर देते हैं उनके नोडल ऑफिसर। सो इस वजह से सरकारी बैंकों का आंकड़ा आप देखोगे तो वो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, और प्राइवेट बैंक्स का उतना अच्छा नहीं है। सो ये गैप है जिसको आई होप आरबीआई आगे देखेगा और फिक्स करके इस आंकड़े को भी और अच्छा करेगा। श्रीराम सर, जो 30 दिन का जो टाइम पीरियड है, 30 दिन के बाद आप ऑम्बड्समैन में जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अब इसको, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, तो इसको भी अब हमें कम कर देना चाहिए टाइम, ताकि जल्दी से जल्दी मामले सुलझते रहें? देखिए, आपकी बात जो है उसमें दम है, परंतु देखा यह गया है कि जो बैंकों के प्रॉब्लम्स हैं, जो बैंकिंग के प्रॉब्लम्स ब्रांच लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकते, और उनका दूसरी ब्रांचेस या दूसरी डिविजन्स या दूसरे स्टेट्स के साथ संबंध है, उनसे जानकारी इकट्ठा करके और करेक्ट इंफॉर्मेशन लेके डिसीजन लेने का जो काम है वो समय लेता है। इसलिए हाँ, ये जो 30 दिन का लिमिट था, ये डिजिटाइजेशन से पहले का लिमिट था। 1995 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी, उसके बाद ये लिमिट बना। तो अब 2022 में तो समय बदल गया है, तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि रिजर्व बैंक ने अभी यूनिफाई किया है 3 स्कीम्स को, एक बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, एक एनबीएफसी स्कीम और एक डिजिटल बैंकिंग वाली स्कीम। 3 अलग अलग स्कीम्स थी पहले, उनको अब उन्होंने एक स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें एक इंडिपेंडेंट एक ग्रुप बैठाना चाहिए, कमेटी बैठानी चाहिए आरबीआई को, ये देखने के लिए कि कैसे हम बैंकिंग ऑम्बड्समैन का प्रोसीजर है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, और उसके मतहत जो मामले आने वाले हैं वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखा यह गया है कि बहुत बड़ी संख्या है केसेस की जो इस 4 लाख की गिनती में आती नहीं है, वो पहले ही डिसमिस हो जाती है कि ये दिस इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बैंक्स। तो उस एरिया को देखने की जरूरत है कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत तरीके से रिजेक्ट कर दी जाती हैं और कंज्यूमर्स को फोर्स किया जाता है कि वो कचहरी में जाएं। इसलिए इस बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम पर एक रीलुक की जरूरत है, और ये रीलुक अकेला आरबीआई को नहीं करना चाहिए, ये रीलुक करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को,
डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग को और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को, जिसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। क्योंकि इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन और बैंकिंग ओम्बुड्समैन की जो प्रोसेसेस हैं, दोनों को एक साथ रिव्यू करने की जरूरत है, यह देखने के लिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। क्योंकि इंश्योरेंस में जो भी हो रहा है वो काम नहीं कर रहा, और बैंकिंग में जो हो रहा है वो कर रहा है, पर उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये एक पब्लिक पॉलिसी का इशू है, और मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक अपनी मिनिस्ट्री में एक कमेटी बनाइए इन दोनों बैंकिंग ओम्बुड्समैन और इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की स्कीम को रिव्यू करने के लिए, ताकि उपभोक्ताओं को कचहरियों के धक्के ना खाने पड़े और उपभोक्ताओं को बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े और इनकी सेवाओं में भी सुधार हो। पैसे तो कमा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स दोनों, परंतु क्या उनकी सेवाएं और उनकी गुणवत्ता उत्तम हो रही है, ये कहना मुश्किल है। कुछ में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। तो मैं किसी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट के सवाल में ना पड़ के ये कहना चाहता हूं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड करती है बैंक की मैनेजमेंट पे या इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजमेंट पे। यदि वो उपभोक्ता के अधिकारों को इज्जत देता है, उसको रिस्पेक्ट करता है, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, और उनका इंटरनल सिस्टम है कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल का, तो वो काम करेगा। पर मुझे लगता है बोथ बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो अंतरराष्ट्रीय मापदंड है, जो ISO 10000 के अंतर्गत आते हैं, वो इन दोनों सेक्टर्स में बहुत कम लागू हुए हैं। मैं केवल एक ही बैंक को जानता हूं और एक फाइनेंस कंपनी को जानता हूं जिसने लागू किया है, और उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ताकि दूसरों को शर्म ना आए। परंतु आप स्वयं देखिए किस बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में ISO 10000 का जो मापदंड है वो लागू है, और ये मापदंड उस पर है कि उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा कैसे की जाए, उनकी शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाए टाइम बाउंड मैनर में, और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कैसे किया जाए। इस विषय पर यह मापदंड है, और ये एक नेशनल स्टैंडर्ड, राष्ट्रीय मानक बन चुका है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको अडॉप्ट किया है ISO के स्टैंडर्ड को, और मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को और IRDAI और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल को इन मापदंडों को देखना चाहिए, और ये रिकमेंड करना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनीज इन ISO 10000 को अडॉप्ट करें, ताकि उपभोक्ताओं की सर्विस में इजाफा हो सके और उनकी शिकायतों का जल्दी निराकरण हो सके। धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद आप सभी तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश सर, निखिल सर और श्रीराम सर, आप तीनों ने इस मुद्दे पर अहम राय रखी और कई ऐसी बातें उठाई जो आगे फ्यूचर में ग्राहक के लिए और कंज्यूमर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।